हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है विलियन, ठीक है, उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, जिस पे हमने 38 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज 39 नंबर क्वेश्चन से लेके आपके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके 41 नंबर तक इस पहले जो पार्ट है विलियन, इस पे एनसीईआरटी पे 41 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो अभ्यास प्रश्न वाले प्रश्न थे उस पे 41 क्वेश्चन थे, जिसमें 39 नंबर से आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, 39, 40, 41 इन तीनों को देखने वाले। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से यार देखेंगे। और एक चीज़ जान लो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको एक एक को तैयार भी करना है। ठीक है, जो लोग यार चैनल पे नए हैं उनको बता दें कि इससे पहले कि जितने भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक एक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, पूरी थ्योरी चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं वो सब आपको क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग यार कॉपी पेन निकाल लो, एक एक करके मस्त तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 39वां प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो आप लोग। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, आराम से प्रश्न को पढ़ो। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। 298 केल्विन पर वायु के मुख्य घटक O2 और N2 लगभग 20% और 79% आयतन से हैं। फिर कहा गया 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य अवस्था में है। ठीक है, 298 केल्विन पर यदि O2 और N2 के हेनरी नीयतांक 3.30 × 10⁻7 और 6.51 × 10⁻7 mmHg हैं, तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो और दिमाग लगाओ कैसे इसे हल किया जाए। ठीक है, तो देखो कोई भी प्रश्न हल करना है, सबसे पहले जो उस पर दिया हो वो आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, देखो हमें क्या क्या दिया इस प्रश्न पे पहले पढ़ते हैं। आपसे कहा गया वायु अनेक गैसों का मिश्रण। ठीक है, फिर 298 केल्विन पर वायु के मुख्य घटक कौन कौन से, O2 और N2। वायु के मुख्य घटक आपको दिए गए हैं O2 और N2। ठीक है, दो मुख्य घटक दिए गए हैं। कह रहा है 298 केल्विन पर वायु के मुख्य घटक O2 और N2 लगभग 20% और 79%, मतलब O2 20% है और जो N2 है आपका वो कितना है, 79%। ठीक है, देख लो, कहा गया 298 केल्विन पर वायु के मुख्य घटक O2 और N2 लगभग 20% और 79% है। फिर कहा गया 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य अवस्था में है। मतलब कि जब 10 वायुमंडल दाब पे क्या होता है, जो जल होता है वो वायु के साथ कैसी अवस्था में है, साम्य अवस्था पे। तो यहाँ पे जो 10 वायुमंडलीय दाब दिया गया, ये आपको कुल दाब दिया गया, क्योंकि 10 वायुमंडलीय दाब क्या है, जल और वायु, मतलब दोनों का मिक्सचर, मतलब कुल आपको दाब यहाँ पे दिया गया है। तो लिखते हैं कुल वायुमंडलीय दाब। ठीक है, कुल दाब कितना दिया गया है आपको, कुल दाब दिया गया है 10 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 10 वायुमंडल दाब ये आपको दिए गए। वायुमंडलीय दाब मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश पे एटीएम, एटमॉस्फेरिक को बोला जाता है। एटीएम जो लिखा है इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, और यही होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो कुल दाब आपको दिया गया 10 वायुमंडलीय अर्थात 10 एटीएम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि, देखो यहाँ पे पढ़ो, 298 केल्विन पर यदि O2 और N2 के हेनरी नीयतांक 3.30 × 10⁻7 और 6.51 × 10⁻7 mmHg हो। तो देखो O2 का आपको कितना दिया गया उसका अलग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको O2 का दिया गया हेनरी नीयतांक, हेनरी नीयतांक को KH से लिखते हैं इस टाइप से, KH। O2 का है तो यहाँ पे स्मॉल में O2 लिख लो तो आपको पता चलेगा ये O2 का है। ठीक है, O2 का दिया गया है पहला वाला 3.30 × 10⁻7 और किस में है मात्रक, mmHg पे, mmHg पे। ठीक है, और N2 79% था, और आगे भी कहा गया कि N2 के हेनरी नीयतांक कितना, ये आगे वाला आपका N2 का हो जाएगा, KH N2 का। ठीक है, KH का मतलब है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नीयतांक कितना दिया गया है, 6.51 × 10⁻7 mmHg ये आपको दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। जल में आपकी जो दो गैसें हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन गैसों का आपको संगठन ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है जल में
आपको क्या ज्ञात करना है कि ऑक्सीजन का संगठन कितना है और नाइट्रोजन का संगठन कितना है। मतलब इस जल में H2O पे आपकी ऑक्सीजन O2 कितनी है और नाइट्रोजन कितना है। तो देखो जब ये बात होती कि विलयन में कोई चीज़ कितना है तो वो मोल अंश द्वारा बताया जाता है। ठीक है, मान लो कोई विलयन है, अगर उस पर पूछे ऑक्सीजन कितना है तो वो आप ऑक्सीजन के मोल अंश के द्वारा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मोल अंश यही बताता है, जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है वो यही बताता है कि विलयन में कोई चीज़ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए, अर्थात जल में O2 और N2 का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब संगठन का ये मतलब हो जाएगा कि O2 और N2 इस जल में कितना है। ठीक है, O2 और N2 इस जल में कितना है, तो मतलब कि आपसे O2 का क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, O2 का मोल अंश पूछ रहा है और N2 का मोल अंश पूछ रहा है। तो यहाँ पर से आपको क्या क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा x O2 का। ठीक है, x आपका, x का मतलब होता है मोल अंश, या लिख सकते हो O2 का मोल अंश निकालना पड़ेगा, O2 का मोल अंश। ठीक है, मतलब कि XO2 ये आपको निकालना पड़ेगा और N2 का मोल अंश भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि क्या दिया है, क्या निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, क्या निकालना, सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो क्या कहा गया था, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है भैया, सही बात है एकदम। 298 केल्विन पर वायु के मुख्य घटक O2 और N2 लगभग 20% और 79% है। तो यहाँ पे O2 20% हो गया, N2 79% हो गया। 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्यावस्था में है। मतलब 10 वायुमंडल दाब पे क्या है, जो जल है वो वायु के साथ कैसी अवस्था में, साम्यावस्था में। मतलब जो 10 वायुमंडलीय दाब दिया गया ये आपका कुल दाब होगा, क्योंकि जल और वायु दोनों की बात की गई है। तो कुल दाब आपको दिया गया 10 वायुमंडल दाब। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को आप लिख सकते हो ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे, आगे कहा गया 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्यावस्था में। आगे कहा गया 298 केल्विन पर यदि O2 और N2 के हेनरी नीतांक, देखो O2 का हेनरी नीतांक ये दिया गया 3.30 × 10⁷। तो हमने यहाँ पे KH का मतलब होता है हेनरी नीतांक, O2 का है तो KHO2 बराबर 3.30 × 10⁷ mmHg, और 6.51 × 10⁷ mmHg किसका है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन वाले का भी लिख दिया ये। ठीक है, आप कह रहे हैं जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये ज्ञात करना है कि जल में ये दोनों गैसें कितनी कितनी है, मतलब जल में ऑक्सीजन गैस कितनी है और नाइट्रोजन गैस कितनी है। तो सिंपल आपको ऑक्सीजन का मोल अंश ज्ञात करना है, तभी पता चलेगा। मोल अंश के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि विलयन में कोई चीज़ कितना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोल अंश निकालना पड़ेगा और नाइट्रोजन का मोल अंश निकालना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। देखो यार एक चीज़ जान लो, जो लोग समझ गए कि क्वेश्चन पे क्या दिया क्या निकालना, तो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मेन चीज़ यही होता है कि आप पहचान जाओ कि क्वेश्चन पे क्या दिया है और क्या निकालना। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, कंजूसी ना करना, अच्छे से आपको पढ़ना है 2-3 बार। तो हमें पता चल गया क्या क्या हमें निकालना है। अब हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला भी सबको पता है हेनरी के नियम का। हेनरी के नियम का फॉर्मूला होता है P बराबर KH × X। ये फॉर्मूला होता है हेनरी के नियम का, यही होता है हेनरी के नियम का फॉर्मूला, P बराबर KH × X। जहाँ P क्या होता है, P क्या होता है आपका दाब होता है, KH क्या होता है, KH होता है हेनरी नीतांक, और X होता है मोल अंश। ठीक है, X क्या होता है, मोल अंश। तो आपको KH दिया गया है, अब आपको x तो निकालना ही है, O2 के लिए भी x निकालना है, N2 के लिए भी x निकालना है, लेकिन P नहीं दिया। तो P कैसे निकलेगा, P भी निकलेगा। देखो आपको कुल प्रेशर पता है, कुल दाब पता है, कुल दाब है 10 ATM। आपको केवल इतना नहीं पता कि O2 का दाब कितना है और N2 का दाब कितना है, वो भी पता चलेगा। देखो आपको कहा गया O2 है 20% और N2 है 79%। ठीक है, मतलब कुल दाब है 10 ATM। अगर कुल दाब 10 ATM है तो O2 उसमें कितना है, 20%। 10 में से 20% O2 है और 79% N2 है। तो अगर आपको यहाँ पर से, अगर आपको O2 का दाब निकालना पड़े, O2 का दाब, तो वो कितना हो जाएगा, इस 10 का 20%, 10 का 20%, 10 का 20%, मतलब कि 10 × 20/100
ठीक है, और यहाँ से 0 से 0 आपस में कैंसिल, बच जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, 2 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। अब इसी टाइप से आप N2 का भी निकाल सकते हो, आप N2 का भी निकाल सकते हो, N2 का दाब, N2 का प्रेशर भी निकाल सकते हो। N2 का कितना हो जाएगा 79% कितने का 10 का। ठीक है, तो 10 का 79%, 10 का 79%, मतलब कि 10 गुणे 79/100, यही तो आएगा 10 गुणे 79/100। तो यहाँ पर से 0 से 0 आपस में कैंसिल, 10 का भाग दे देना, 7.9 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक का मतलब वायुमंडलीय दाब। तो सिंपल, अब आपको O2 का प्रेशर भी पता चल गया, O2 का दाब भी पता चल गया और N2 का दाब भी पता चल गया। और कैसे पता चला, देखो आपसे कहा गया था O2 20% है, N2 79%, कुल दाब आपको दे दिया गया है 10 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, जब कुल दाब पता है तो आप क्या कर सकते हो, O2 का भी निकाल सकते हो और N2 का भी निकाल सकते हो, क्योंकि O2 20% है किसका, कुल दाब का, तो 10 एटमॉस्फेरिक का 20% और इसमें 10 एटमॉस्फेरिक का 79%। तो इसका आ गया 2 एटमॉस्फेरिक, इसका आ गया 7.9 एटमॉस्फेरिक। आप सिंपल आप निकाल लो, दोनों फॉर्मूले लगाओ। एक फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक लगेगा ये वाला P बराबर, ठीक है, P पहला किसके लिए लगाएंगे, O2 के लिए, तो PO2 बराबर फॉर्मूला लगेगा KHO2 इंटू XO2। यहाँ से आपको XO2 की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो XO2 बराबर हो जाएगा P आपका यहाँ पे बेस में O2 बटे में KHO2। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको नाइट्रोजन वाले का निकालना रहेगा, XN2 बराबर PN2 बटे में KHN2। यहाँ से आप आराम से मतलब कि O2 का मोलंस और N2 का मोलंस अलग अलग निकाल सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे O2 का दाब भी पता है आपको, O2 का दाब मतलब ये आपको यही पता है PO2। ठीक है, और ये आपका N2 का दाब पता है PN2। ठीक है, ये आपको पता है PO2 इतना है, PN2 इतना है, आपको KH के मान अलग अलग दिए ही गए, X के मान निकाल लो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, मात्रक पे देखो, यहाँ पे आपका जो दाब का मात्रक है वो एटमॉस्फेरिक पे है, वायुमंडलीय दाब पे है, लेकिन जो हेनरी नीयतांक का मात्रक है वो mmHg पे है। हेनरी नीयतांक का जो मात्रक है वो mmHg पे है, लेकिन जो O2 और N2 का जो प्रेशर या दाब है वो एटमॉस्फेरिक पे है। तो आपको दोनों के मात्रक सेम करने होंगे तभी आपका होगा, तो आप यहाँ पे मात्रक बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ये mmHg पे है तो आपको इसके दाब को भी mmHg पे ही बदलना पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 760 mmHg। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर एक एटमॉस्फेरिक का मतलब वायुमंडलीय दाब को mmHg पे चेंज करना हो तो उसमें आपको 760 का गुणा करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपसे हम कहें कि PO2 की बात की जाए, ठीक है, PO2 को अगर हम एटमॉस्फेरिक पे जो वैल्यू है PO2 जो एटमॉस्फेरिक पे वैल्यू है, 2 एटमॉस्फेरिक है तो एक एटमॉस्फेरिक बराबर 760 mmHg, तो 2 एटमॉस्फेरिक के लिए 2 पे इसका गुणा हो जाएगा 760 का। ठीक है, ये आपका आ जाएगी वैल्यू mmHg पे। ठीक है, सिंपल देख लो भैया, आपसे हम कह रहे हैं कि अगर PO2 2 एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक पे दिया, ये mmHg पे दिया, तो आपको इसे भी mmHg पे बदलना पड़ेगा। तो एक एटमॉस्फेरिक बराबर 760 mmHg, तो अगर 2 एटमॉस्फेरिक दिया है तो एक एटमॉस्फेरिक के लिए इतना, तो 2 के लिए कितना, 2 का गुणा हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। अब इसी टाइप से आपको यहाँ पे गुणा करके रख देते हैं, देखो 2 का गुणा कर लो, 2 0 0, 2 6 12, 2 1, 2 7 14, 1 15, 1520 mmHg, ये आपका आ जाएगा PO2। ठीक है, ये आपका क्या निकला PO2। इसी टाइप से PN2 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, PN2 है 7.9 एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक को जब mmHg पे चेंज करोगे तो 760 को आपको गुणा कर देना है, सिंपल 760 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो 7.9 एटमॉस्फेरिक था, एक एटमॉस्फेरिक बराबर 760 mmHg, तो 7.9 के लिए 7.9 गुणे 760
mmHg। बस ये याद रखो, अगर आपको एटमॉस्फेरिक को mmHg पे बदलना है तो 760 का गुणा करना है। दो एटमॉस्फेरिक को किया तो 760 का गुणा हुआ। इस पे भी अगर करना है 7.9 एटमॉस्फेरिक को तो 760 का आपको गुणा कर देना है। आप सिंपल PO2 की वैल्यू ये वाली आपको रखनी जो mmHg पे है, PN2 की वैल्यू ये वाली आपको रखनी जो mmHg पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो सिंपल XO2 बराबर PO2 की वैल्यू यहाँ से रखो mmHg पे। ठीक है, तो 1520 है तो 1520 अपॉन में कितना हो जाएगा KHO2, ये भी mmHg पे 3.30 × 10⁻7। ठीक है, इसलिए ये ऐसा किया गया था क्योंकि देखो इसकी वैल्यू भी mmHg पे, इसकी वैल्यू भी mmHg पे, तो mmHg ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे इसका निकालोगे xN2 बराबर, तो PN2 का 7.9 × 760 बटे में कितना आ जाएगा, ये आपका 6.51 × 10⁻7। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 7.9 × 760, इसकी वैल्यू PN2 की बटे में KHN2 की वैल्यू ये है। आप करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना, भाग दे दो। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे 3.30 का 1520 पे भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे हम आपको। ठीक है, कितना आंसर आएगा, आंसर आपको निकाल लेना, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं दोनों के। ठीक है, कि कितना आंसर आएगा हमने पहले से कर रखा है तो हमें आंसर पता है। ठीक है, आपको गुणा करके देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर XO2 निकालोगे तो वो आएगा 4.606 × 10⁻5। ये वैल्यू आएगी आपकी किसकी, XO2 की। ठीक है, यहाँ पे 4.606 × 10⁻5 XO2 की वैल्यू आ जाएगी। और जब 6.51 का आप ऊपर पे भाग दोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपको बता दें। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.3 बार 2 हो जाएगा 7 × 10⁻5, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल देख सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको भाग करना है, कैलकुलेशन करना है, तो इसको तो आप अपने मन से कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन को बस समझो कि पैटर्न लगता कैसा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो सिंपल आपको क्या क्या दिया गया था। ठीक है, सिंपल क्या था, पहले क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा। आपको O2 20% दिया गया था, उसका हेनरी नीयतांक ये दिया गया था। N2 79% दिया गया था, उसका हेनरी नीयतांक ये दिया गया था। कुल दाब ये दिया गया था। अब आपको O2 का दाब निकालना था, तो आपने क्या किया, 20% आपको पता है तो कुल का ही तो 20% होगा, मतलब कुल दाब का ही तो 20% है, तो 10 का 20% मतलब कुल दाब का 20% O2 का दाब। ठीक है, तो इसका निकला 2 एटमॉस्फेरिक। फिर नाइट्रोजन की बात आई तो 79% किसका, कुल दाब का, तो 79% हो गया किसका, 10 का, तो 10 का 79% 7.9 एटमॉस्फेरिक। फिर हमने कहा यहाँ mmHg पे इसको एटमॉस्फेरिक को चेंज कर लो, तो 1 एटमॉस्फेरिक बराबर 760 mmHg। तो एटमॉस्फेरिक को चेंज करोगे तो 2 गुणे, यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक था तो 2 गुणे 760 mmHg, सॉल्व किया 1520 आ गया। और यहाँ पे आप जब चेंज करोगे N2 वाला तो 7.9 × 760। आप करना क्या था, आपको दोनों का संगठन, जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात करना है, मतलब उनकी मात्रा ज्ञात करनी। तो यहाँ पे आपको O2 का मोलर्स निकालना है और N2 का मोलर्स निकालना है। तो यहाँ पे XO2 का मान निकालना है, तो यहाँ से आपने ये फॉर्मूला लगा के आराम से XO2 का निकाल लिया और ये XN2 का निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जान लो, NCERT के जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अगर इनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपको पेपर में, जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल पे तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतने मस्त मस्त न्यूमेरिकल ही है इस पर। ठीक है, तो 39वां क्वेश्चन हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 प्रश्न बचते हैं, 40वां और 41। ठीक है, तो इनको नोट करो। आप देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 40वां। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मस्त है, एकदम आसान सा है, देख लो, पढ़ लो आप लोग खुद। देखो क्या कह रहा है इस पे, कह रहा है यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 एटमॉस्फेरिक है तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जिसमें I बराबर आपको 2.47 दिया गया है, की मात्रा परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 एटमॉस्फेरिक है तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड, जिसका आई का मान दिया गया। आई क्या होता है, आई होता है 1/2 गुणांक। 1/2 गुणांक 2.47 की मात्रा आपको निकालनी है, मात्रा परिकलित करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते देखो।
ठीक है, पहले क्या करो, क्वेश्चन पे जो दिया वो नोट करो। आपसे कहा गया जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, इतना है। तो आपको सबसे पहले तो तापमान दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद परासरण दाब दिया गया 0.75 एटमॉस्फेरिक। परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, ठीक है, ये पाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तापमान दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कहा गया यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है तो पाई का मान इतना हो गया 0.75। फिर कहा गया 2.5 लीटर, आपको आयतन दिया गया है विलियन का, विलियन का आयतन दिया गया है, विलियन का आयतन है आपके पास 2.5 लीटर। कैसे पता चला ये विलियन का आयतन, क्योंकि कहा गया तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड। जल में कौन घुला, कैल्शियम क्लोराइड। तो जब जल विलायक है, कैल्शियम क्लोराइड विलेय है, उसका बन गया विलियन। तो ये आपको विलियन का आयतन दिया है, हमने लिख दिया। अब आपको आई का मान भी दिया गया है, आई दिया गया है 2.47, ठीक है। अब कहा क्या गया, पूछा क्या गया वो समझो। कहा गया था जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो तापमान हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, परासरण दाब हो गया 0.75 एटमॉस्फेरिक। कहा गया 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड, तो हमने यहाँ पे 2.5 लीटर जल ले लिया और आई का मान इतना है। आपके पास है कौन, कैल्शियम क्लोराइड है, और कह रहा है तो आपको करना क्या है, जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा परिकलित कीजिए। पढ़ो यहाँ से, तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की मात्रा परिकलित कीजिए। मतलब आपको CaCl2 का भार निकालना है, CaCl2 का भार निकालना है, ये क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, ठीक है। CaCl2 का भार निकालना है, कैसे निकलेगा, अभी निकलेगा, टेंशन बिल्कुल ना लो। देखो कहा क्या गया था, पहले क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, कि जल का परासरण दाब पाई दिया गया है, तापमान दिया गया है, आयतन दिया गया है, आई का मान दिया गया है, पूछा गया कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा निकालो, तो आराम से निकल जाएगी। देखो सिंपल, आपको पहले क्या पता चला कि कैल्शियम क्लोराइड को जल में घोला गया, इतना जान लेना कि जल में किसको घोला गया है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 को। तो CaCl2 आपके पास है विलेय, क्योंकि जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, और जल क्या है आपके पास, विलायक है। जल क्या है, विलायक, क्योंकि जल में घुला है ना, कहा गया 2.5 लीटर जल में घुले, जल में आपने घोला है तो जल विलायक हो जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पर से फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, आपको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का भार, तो फॉर्मूला लगेगा पाई बराबर ICRT, जहाँ पाई परासरण दाब, आई वांछित गुणांक, सी आपकी सांद्रता, सांद्रता की जगह आप मोलरता, मोलरता कोई भी निकाल सकते हो। आर आपका क्या है, आर है नीतांक, और टी है तापमान। तो सारी वैल्यू आपको दी गई है, रख दो मान, निकाल लो आप, ठीक है। पाई का मान है 0.75, इसको रखो, इक्वल टू आई का मान भी पता है 2.47 गुणे सी क्या है, सांद्रता, सांद्रता की जगह आप मोलरता या मोललता किसी का भी सूत्र लगा सकते हो। हम मोलरता का लगा देते हो तो सी की जगह क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, विलियन का आयतन अगर इस प्रश्न पे, जो प्रश्न दिया गया इस पे मिलीलीटर पे हो तो यहाँ पे मिलीलीटर करना और ऊपर 1000 का गुणा करना। लेकिन अगर प्रश्न में आपको लीटर में कहीं दे दे, तो लीटर में दे दे तो सिंपल आपको 1000 का गुणा नहीं करना, वैल्यू आपको बस लीटर में रख देनी, ठीक है। ये आपका लीटर में रख देना है, बस ये याद रखना हमेशा। क्या याद रखना है बताओ, हम कह रहे हैं कि जब विलियन का आयतन आपको मिलीलीटर पे दे, ml पे दे, ठीक है, तो ऊपर 1000 का गुणा होगा, मिलीलीटर पे ना दे क्वेश्चन पे, लीटर पे दे दे तो 1000 का गुणा नहीं होगा, ठीक है। इतना हो गया। सी का मान है ये विलेय के मोल बट्टे विलियन का आयतन लीटर, ठीक है। अब आर की वैल्यू रखते हैं, आर का मान होता है 0.082, ठीक है, ये आर का मान हो गया। अब बात आती है टी का, टी का मान दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज़ याद रखो, आपको इसे सेंटीग्रेड में नहीं रखना, केल्विन में मान हमेशा रखा जाता है, तो केल्विन में बदल लो इसे, ठीक है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 273 जोड़ना पड़ेगा। जब 273 जोड़ोगे तो आपका केल्विन में बदल जाएगा, तो यहाँ से 273 और 27 जोड़ोगे 300 केल्विन आ जाएगा। मतलब सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ा जाता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन में बदलना है, केल्विन में हमें बदलना है, 273 जोड़ा, 273 7 80 20 300, 300 केल्विन आ गया। तो आर का मान 0.082, टी का मान आपका 300 केल्विन, तो इसे भी रख दो,
ठीक है, सिंपल देख लो, पाई बराबर ICRT फॉर्मूला लगा, पाई की जगह 0.75, ठीक है 0.75, आई की जगह 2.47 और सी की जगह हमने मोलरता का सूत्र लगा दिया, विलेय के मोल बट्टे में विलयन का आयतन लीटर में, और आर की जगह 0.082, टी का मान 27 + 273 बराबर 300 केल्विन। ठीक है, आप देखो वैल्यू को सॉल्व करते हैं सारी चीज। ठीक है, यहाँ पे आपका है 0.75 बराबर 2.47 गुणे विलेय के मोल का आपको सूत्र पता होगा, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, और इनटू में ये विलयन का आयतन भी है तो विलयन का आयतन लिख दो, विलयन का आयतन। ठीक है, और आगे वाली वैल्यूज को भी लिख दो 0.082 गुणे 300। ठीक है, सारे मान उसी तरह हैं, अभी केवल हमने अभी कुछ नहीं किया, विलेय के मोल की जगह विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार किया। अब विलेय है CaCl2 तो विलेय का भार तो निकालना ही है, अणुभार नहीं पता तो अणुभार निकाल लो यहाँ से, CaCl2 का अणुभार। ठीक है, CaCl2 का अणुभार निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो कैल्शियम का याद रखो, कैल्शियम का होता है 40 प्लस लगाओ, क्लोरीन का होता है 35.5, 2 क्लोरीन है आपके पास। ठीक है, क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है, कैल्शियम का 40 तो 40 लिखा प्लस लगाए, क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन तो 2 का गुणा। आप यहाँ से सॉल्व करोगे 40 प्लस 2 का गुणा करो, 2 पंचे 10 0 1, 2 पंचे 10 1 11, 2 3 6 1 7, 71.0 आएगा, 71 और 40 जोड़ के 111। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का अणुभार 111 आ जाएगा। ठीक है, आप सारी वैल्यू रखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना है 0.75 बराबर 2.47 गुणे में विलेय का भार, विलेय का भार तो निकालना है, विलेय कौन है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसका भार निकालना है तो इसे हम मान लो स्मॉल w मान लेते हैं, बट्टे में अणुभार विलेय का हमने निकाला है, ये रहा कैल्शियम क्लोराइड का 111 तो 111 रख देते हैं, और विलयन का आयतन कितना है लीटर में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं 2.5 रख दो, और ऊपर हो जाएगा 0.082 इंटू 300, 0.082 इंटू 300। ठीक है, सारी वैल्यू हमने रख दी, 0.75 वही तरह है, 2.47, विलेय का भार W मान लिया, अणुभार 111 है और विलयन का आयतन 2.5 लीटर और ऊपर उसी का गुणा। ठीक है, निकालना W की वैल्यू है तो W का मान यहाँ से निकाल लो। तो देखो ये चीज़ जो नीचे इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 0.75 गुणा 111 गुणा 2.5, और ये जो इधर गुणे में था W के ये सब नीचे भाग में आ जाएगा, 2.47 गुणे 0.082 इंटू 300। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यहाँ से कैसे किया हमने, देखो W का मान निकालना है, ये जो नीचे है इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 0.75 में 111 और 2.5 का गुणा हो गया, और जो इधर गुणे में था वो नीचे भाग में आ गया तो 2.47 0.082 इंटू 300। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को गुणा कर लो, नीचे वालों को गुणा कर लो, ये 111 लिखा हुआ है। ठीक है, 111 तो सिंपल करना क्या, ऊपर वालों गुणा कर लो, नीचे वालों गुणा कर लो, जो आपका आंसर आएगा वही कैल्शियम क्लोराइड का भार हो जाएगा और ग्राम में भार आ जाएगा। ठीक है, भार ग्राम में आ जाएगा। तो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कितना आएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा 3.425 ग्राम। ठीक है, 3.425 ग्राम ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका कैल्शियम क्लोराइड का भार है। ठीक है, यही आपके पास कैल्शियम क्लोराइड का भार है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, पाई बराबर ICRT वाला फॉर्मूला लगाओ और आपको सारी वैल्यू रख देनी। विलेय का भार अर्थात कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा पूछ रहा था तो आराम से आप W का मान निकाल के मात्रा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल सा था, आसानी सॉल्व हो गया। तो 40वां क्वेश्चन हो गया, इसको भी नोट करो। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जैसा 40 नंबर वाला क्वेश्चन था वैसा ही 41 है। ठीक है, सेम उसी तरह। देखो पढ़ो यहाँ पे, आपसे कहा गया 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। आपसे कहा गया 2 लीटर आपके पास जल है, उसमें 25 डिग्री
सेंटीग्रेड। K2SO4 का आपको 25 mg मतलब 25 मिलीग्राम भार दिया गया। K2SO4 का भार दिया गया 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए और यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 जो है पूर्णतः वियोजित हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जो दिया है आप पहले नोट करो। 2 लीटर आपको दिया गया है, ये विलयन का आयतन है, ठीक है। विलयन का आयतन आपको 2 लीटर दिया गया है, 2 लीटर, ठीक है। विलयन कैसे बन गया आपको पता है, सिंपल, जब जल और K2SO4 मिलेगा तो आपका विलयन ही तो बनेगा, 2 लीटर। आगे क्या दिया गया, K2SO4 का 25 mg, K2SO4 का भार दिया गया है, K2SO4 का भार 25 mg मिलीग्राम, ठीक है। 25 मिलीग्राम दिया गया, इसे आपको ग्राम में बदल लेना है, तो 25 गुणे 10⁻³ ग्राम। जब मिलीग्राम में आपको दिया जाए, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना हो तो 10⁻³ का गुणा करते हैं। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे 25 मिलीग्राम था तो उसके लिए हमने कर दिया 25 गुणे 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो K2SO4 का भार ये दिया गया। कह रहा है घोलने वाले विलयन का परासरण दाब पाई का मान ज्ञात करो और तापमान भी आपको दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तापमान दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे पहले केल्विन में बदल लो जैसे अभी बदला था। केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 273 जोड़ने के बाद 273 और 25 जोड़ोगे 273 5 78 88 10 98 298 केल्विन आ जाएगा। आपको पाई का मान ज्ञात करना और यह मानते हुए ज्ञात करना है कि K2SO4 जो है पूर्णतः वियोजित हो जाता है। यही चीज़ मेन है कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। देखो यहाँ पे K2SO4 जो है पूर्णतः वियोजित हो जाता है, मतलब जब K2SO4 को आप जल में मिलाते हो, क्योंकि K2SO4 को कहाँ मिलाना है, जल में। तो जब K2SO4 को जल में मिलाओगे तो ये आयनों में टूट जाएगा। देखो यहाँ से 2K है तो 2K+ पे टूट जाएगा, प्लस SO4 2- में टूट जाएगा। इस टाइप से ये वियोजित हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, वियोजित हो जाएगा। देख लो सिंपल क्या हुआ है। आपसे कहा गया कि विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात करो कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जब आपने जल में क्या मिलाया, K2SO4 मिलाया, ठीक है। जब जल में K2SO4 मिलाया तो K2SO4 क्या होता है, आयनों में टूट जाता है, ठीक है। और आप इसे इस टाइप से डबल एरो के साथ लिख सकते हो, ये, ठीक है। इस टाइप से एरो डबल साइड वाले बना देना है, ठीक है। तो K2SO4 क्या होता है, 2K है तो 2K+ और SO4 2- में टूट जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, वियोजित होने का ये मतलब है कि आयनों में टूट जाता है। तो K2SO4 जो है 2K+ और SO4 2- में टूट गया। तो देखो, अगर आप बात करें यहाँ पे किसी का गुणा नहीं तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। जब किसी का गुणा नहीं होता तो 1 ही माना जाता है। यहाँ पे भी किसी का गुणा नहीं तो 1 यहाँ पे भी माना जाएगा, ठीक है। सिंपल, कुछ हमने बड़ा नहीं किया, कहा कि इसमें किसी का गुणा नहीं है तो 1 का हो जाएगा, यहाँ पे किसी का नहीं तो 1 का हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पहले से। तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वानथाप गुणांक I का मान निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है, अभी पता चला है, पाई बराबर ICRT होता है। पाई का मान निकालना, I नहीं पता आपको, I नहीं पता, तो सिंपल I का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर होता है वियोजन के पश्चात कुल मोल, ठीक है। वानथाप गुणांक I का सूत्र होता है वियोजन के पश्चात कुल मोल, ठीक है। वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे में वियोजन के पूर्व कुल मोल, वियोजन के पूर्व कुल मोल, ठीक है। वियोजन के पूर्व कुल मोल, ये सूत्र होता है वानथाप गुणांक I निकालने का। I बराबर वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे में वियोजन के पूर्व कुल मोल। तो यहाँ से आप I का मान निकाल सकते हो। वियोजन के पश्चात कुल मोल, देखो पहले K2SO4 था, उसका वियोजन हुआ तब 2K+ और SO4 2- बदला। तो यहाँ पे कितने मोल है, K+ के 2 मोल हैं और SO4 2- के 1 मोल है। यही वियोजन के पश्चात का मतलब है। देखो यहाँ पे तो सिंपल K2SO4 था, वियोजन यहाँ पे हुआ तो वियोजन के पश्चात वाले मोल यहाँ के गिने जाएंगे, ठीक है। तो K+ के कितने मोल है, 2 मोल है, प्लस SO4 2- के कितने मोल है, 1 मोल है तो 1 लिख दो, बटे में वियोजन के पूर्व कुल मोल, वियोजन के पहले, जब वियोजन नहीं हुआ इसके पहले K2SO4 के पास कितने मोल है, 1, तो 2 + 1/1 मान निकाल लो, 3/1 बराबर I का मान आ जाएगा 3।
यहाँ से आपने आई का मान निकाल लिया। कैसे निकला यही चीज़ समझा रहे। देखो K2SO4 है, ये 2K + SO4 2 माइनस में टूटा, यहाँ पे किसी का गुणा नहीं 1 हो जाएगा, यहाँ पे किसी का गुणा नहीं 1। आई का सूत्र होता है वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल। तो यहाँ पे वियोजन के पश्चात मतलब जब वियोजन हो गया, यहाँ पे K2SO4 सिंपल था, वियोजन यहाँ पे हुआ 2K+ और SO4 2 माइनस पे, तो इस पे K+ के कितने मोल है, 2 का गुणा तो 2 मोल है, और SO4 पे 1 का गुणा तो 1 मोल है, तो 2 + 1 हो गया। और वियोजन बटे में क्या है, वियोजन के पूर्व कुल मोल, तो वियोजन यहाँ पे हुआ तो इसके पूर्व K2SO4 पे, यहाँ पे वियोजन नहीं हुआ था तो इसके पूर्व कुल मोल कितने 1, तो 1 बटे में आ गया, तो 2 + 1/1 बराबर 3/1, आई का मान आ गया 3। तो यहाँ पर से आप पाई का मान निकाल सकते हो। आई की जगह 3 रख दो, सी की जगह वही फॉर्मूला लगेगा, विलेय के मोल लगेगा, ठीक है, वही विलेय का मोल बटे में, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं विलेय का भार बटे में विलेय का आड़ू भार, मतलब कि विलेय के मोल, ठीक है, विलेय का आड़ू भार इंटू में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और एक चीज़ याद रखा करो, अगर लीटर में दिया गया है तो 1000 का गुणा नहीं करना। यहाँ पे आपको 2 लीटर सिंपल दिया है, तो लीटर पे दिया हो तो ऊपर 1000 का गुणा ना करो, अगर ना दिया हो तो कर लो, ठीक है। R/T। तो भाई सॉरी यार, लाइट जा चुकी है, अब मोबाइल की फ्लैश लाइट पे ही वीडियो बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। आप देख लो जितना बचा उसको मैं आपको सॉल्व करा दें। लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट पे ही लाइट चली गई, ठीक है। तो देखो पाई बराबर 3 × सी का जगह आपने मोलरता का सूत्र लगाया, विलेय के मोल मतलब विलेय का भार बटे विलेय का आड़ू भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, और R/T। यहाँ से पाई का मान निकालना है, तो पाई बराबर 3 आपका आई का मान था। विलेय का भार आपको क्या दिया गया है, K2SO4 का भार ये दिया गया था 25 मिलीग्राम, मतलब कि 25 × 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे भार की जगह 25 रख दो, बटे में आड़ू भार कहाँ पे आपने निकाला कि नहीं, अभी नहीं निकाला, तो सिंपल यहाँ पे हम K2SO4 का आड़ू भार निकाल लेते हैं, ठीक है, कि K2SO4 का आड़ू भार आपका क्या होगा। सिंपल K2SO4 का आड़ू भार निकाल लेते हैं। पोटेशियम का होता है 41, तो 41 रख दो, 2 पोटेशियम तो 41 × 2, प्लस सल्फर का होता है 32, तो 32 रख दो, प्लस ऑक्सीजन आपके पास 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 4। यहाँ से सॉल्व करते 41 दूना 82 प्लस 32 प्लस 64, जोड़ देंगे यहाँ पे 2 2 4 4 8 और 6 3 9 8 17, 178 आ जाएगा आड़ू भार। देख लो के का होता है 41, 2 आपके पास के है तो 41 × 2, प्लस सल्फर एस का होता है 32, ठीक है, पोटेशियम का 41 तो 41 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 तो 16 × 4, तो 41 दूना 82, 32 प्लस 64, 178 आ गया। तो यहाँ पे आड़ू भार की जगह 178 रख देते हैं, इंटू विलयन का आयतन 2 लीटर आपके पास दिया गया तो 2 रख दो। आर का मान आपको पता है 0.082, इंटू टी का मान कितना निकाला था, केल्विन में हमने निकाला 298 केल्विन, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया तो 298 केल्विन आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। देख लो सारी वैल्यू सही लिखी कि नहीं हमने। पाई बराबर 3 आया, विलेय का भार कितना है 25 मिलीग्राम, तो हमने तो मिलीग्राम को यार ग्राम में रखना था ना, तो यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो गया, ठीक है। 25 × 10⁻³ 25 × 10⁻³ रखना है। देख लो ध्यान से फिर से, विलेय का भार आपको हमेशा ग्राम में रखना है, तो 25 × 10⁻³ ग्राम, और फिर आर का मान आगे 0.082 इंटू टी का मान 298, ठीक है। आप एक बार फिर मिला लो, 3 विलेय का भार 25 × 10⁻³ आड़ू भार आपको 178 हमने निकाल लिया, और विलयन का आयतन 2 लीटर है तो 2 लीटर हो गया, इंटू आर का मान 0.082 इंटू 298। आप सिंपल करना क्या है, आपको इसको हल करना है, ठीक है, ऊपर वालों का गुणा कर लेना और नीचे जब 178 × 2 का भाग दोगे तो जो पाई का मान आएगा परस्पर दाब का वो हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है, कि पाई का मान परस्पर दाब का कितना मान आएगा, ठीक है। सिंपल जब आप ऊपर वालों का गुणा करने के बाद नीचे 178 × 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 5.27 × 10⁻³ एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल ये आंसर हो जाएगा। पाई बराबर 5.27 गुणे 10 की पावर -3 एटमॉस्फेरिक। सिंपल पाई बराबर इतना आया था, ऊपर वालों को गुणा कर लेना, जब नीचे से भाग दोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो चुका है। सिंपल बस ये करा करो कि जो क्वेश्चन पे दिया वो नोट कर लो। विलयन का आयतन दिया था, K2SO4 का भार दिया था, परासरण दाब कह रहा था, तब ज्ञात करना है जब आपका K2SO4 वियोजित हो जाता है पूर्णतः। तो K2SO4 2K+ और SO4 2- में वियोजित हुआ, तो यहाँ से वानठाप गुणांक I बराबर निकला वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल। वियोजन के पश्चात मतलब 2 और 1 मिला के आपके 2 + 1 हो गया, और वियोजन के पूर्व 1, तो 2 1 3/1 बराबर 3। तो यहाँ से पाई बराबर ICRT लगा। I का मान 3 आ गया था। C की जगह आपने मोलरता का सूत्र लगाया, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन R इंटू T। फिर 3 इंटू विलेय का भार 25 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम, और अणु भार 178, और R का मान 0.082, T का मान यहाँ से 298 केल्विन। तो यहाँ से पाई का मान निकला 5.27 गुणे 10 की पावर -3 एटमॉस्फेरिक। तो यार विलियन चैप्टर के 41 क्वेश्चन थे, अभ्यास प्रश्न वाले 41 क्वेश्चन, जिनमें जितने भी न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल ही हमने आपको सॉल्व कराए, न्यूमेरिकल ही बहुत सारे थे इस पर। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको मस्त लगा होगा और ये आपका क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट ही क्वेश्चन पे यार लाइट चली गई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आज से आपका पहला पार्ट खत्म हो चुका है विलियन। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे उस पर आप जाके क्या कर सकते हो, इसके सारे वीडियो, जितने भी वीडियो इस चैप्टर के सारे देख सकते हो जाके। और क्लास 12 फिजिक्स की भी हम लोग मस्त तैयारी करें, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, तो दोनों की अपनी तैयारी मस्त कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो को शेयर किया करो। तो स्क्रीनशॉट कर लो।